अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल चौधरी। प्रोग्राम पॉइंट आउट के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। तो नाज़रीन, जो चीज़ हम पॉइंट आउट करने जा रहे हैं वो है रीढ़ की हड्डी के मसाइल। रीढ़ की हड्डी इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है। अगर इसी में मसले दरपेश होने लगे तो पूरा जिस्म मसाइल का शिकार हो जाता है। तो नाज़रीन, ये बहुत नाजुक मसला है। आज इस मसले में हमारी रहनुमाई करेंगे सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सुखेरा साहब। तो जी डॉक्टर साहब, आजकल जो रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, खासकर बड़ी उम्र के लोगों में, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया फरियाल। असल बात यह है कि हमारी सोसाइटी में जो इनटेक्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनमें अल्टीमेटली विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपकी जो हड्डी है वो डायरेक्टली जो है ना अफेक्ट हो रही है। और फिर उसके साथ जो रीढ़ की हड्डी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी भी हड्डियाँ इसी तरह अफेक्ट होती हैं, मगर चूंकि ये रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं है बल्कि 24 जो हड्डियाँ हैं डिफरेंट, वो मोरे जो वर्टेब्रास जिनको हम बोलते हैं, वो मिल के पूरी जो है ना वो स्पाइन बनी है। और फिर इस स्पाइन के अंदर जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझ लें अपनी बॉडी का, वो केबल है पूरी, वो जो नीचे तक जा रही है, ब्रेन के साथ कनेक्ट है। तो होता इसमें यह है कि जो ही हम मूव करते हैं और कमर की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, हम बेंड होते हैं, ये स्ट्रेच होते हैं, ये जो भी मूवमेंट्स है राइट लेफ्ट, तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं। जी बिल्कुल। और होता क्या है कि जब आप यंग एज में होते हैं तो चूंकि हमारी जो हड्डी है वो हेल्दी होती है, तो उस वक्त उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत होती है, ठीक है, और उसको हम कुशनेबिलिटी भी कह सकते हैं। और उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन जो है ना वो हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं हम उसके ऊपर स्ट्रेस भी आ जाते हैं, ज़्यादा उसका यूज़ भी हो जाता है, बेंड होता है, तो उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और जो ही ज़्यादा एज पे बंदा पहुंचता है तो उसी के साथ ही उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाता है। हड्डियाँ जो है ना वो उनमें ब्रिटलनेस आ जाती है, भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है और उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जी। अब होता क्या है कि ज़्यादा एज का बंदा, आपने कई दफ़ा देखा होगा, अगर वो बेंड हो गया है तो उस वक्त जो है ना वो उसका मोरा जो है ना वो डिस्क जो है ना वो डिस्प्लेस हो गई है, जब मोरा दब गया है या बल्ज हो गया है, तो इस तरह की काफ़ी इसकी जो है ना वो प्रॉब्लम्स है कि जिससे उसको फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक सिंपल सा फार्मूलेशन है कि वो जितनी केबल आ रही है वो अगर कहीं पे भी मोरा दब गया है या डिस्क जो है ना वो डिस्प्लेस हो गई है, तो अल्टीमेटली वो पूरी बॉडी का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो उससे आपकी जो लिम्स हैं, उसकी आपकी जो बॉडी है, ख़ास तौर पर कई दफ़ा शियाटिक नर्व आपकी जो है ना वो बेंड हो जाती है, तो अल्टीमेटली फिर उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपके लिम्स की इशू, आपकी पेन्स बहुत सीवियर होती हैं जो कि कंट्रोल भी नहीं होती हैं। तो इसकी 2-3 कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इसमें एक तो इसको जो मेडिकल की लैंग्वेज में स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, और फिर ये 3 कैटेगरीज में आ जाता है। अगर तो आपका ये नेक का है और ये एरिया है तो इसको हम सर्वाइकल जो है ना उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर थोरेसिक है, फिर उसके बाद लंबर रीजन आ जाती है, फिर एंड पे जो है ना कॉक्सिक्स होती है जिसको दुमची की हड्डी भी हम बोलते हैं। तो ये फिर जब अफेक्ट होती है तो फिर कोई भी एरिया उसका अफेक्ट हो जाता है, और उसके अफेक्ट होने से फिर आपका सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट पड़ता है वो आपके लिम्स के ऊपर भी पड़ता है। और जो पेन की सिवियरिटी है दैट इज़ अनमैनेजेबल, वो इतनी सिवियर होती है कि आप उसके ऊपर इंजेक्शन का यूज़ भी करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया है कि क्या वाकया में इतनी ही तकलीफ होती है, मरीज को इतनी दर्द होती है कि वो बेचारे चीख रहे होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में होता ये है कि एक तो हमारी ना सेडेंटरी हैबिट्स हैं जी, हमने जिसको हम ये कह सकते हैं कि इंडोर एक्टिविटीज़ है हमारी जी।
तो उसमें मूवमेंट्स बहुत कम हो गई हैं। आजकल फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है, आपका मेंटल वर्क ज़्यादा है, तो बॉडी को जो है ना एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है, कोई फिजिकल वर्क चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर से निकले हैं, ऑफिस में बैठे हैं सारा दिन, फिर वहाँ से निकले हैं तो जाके बेड पे सो गए, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर जब हमें कहीं बेंड होना पड़ गया या कोई हार्ड काम करना पड़ गया, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, या तो डिस्क डिस्प्लेस हो जाती है। फिर ज़्यादा एज में ये जो पूरा आपका स्पाइन है, इसको जो है ना कार्टिलेजेस और फिर उसके बाद टेंडन्स ने इसको बांधा होता है जी, टाइट किया होता है। तो फिर क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ वो टेंडन्स भी लूज हो जाती हैं। फिर मैंने पहले बताया कि वो विटामिन डी की कमी की वजह से डिस्क में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, उनमें हड्डियाँ जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं, इस तरह के केसेस भी आते हैं। तो अल्टीमेटली फिर इसमें जो पेन होता है ना, वो बड़ा सीवियर होता है, बहुत शदीद होता है, और मैनी टाइम्स आपने देखा होगा इसकी वजह से वो शियाटिक पेन भी होता है। ये नर्व होती है शियाटिक, वो जो है ना दब जाती है, तो फिर उसमें जो है ना पेन आपका जो कूल्हे से शुरू होकर पूरी टांग में रेडिएट करता है, ठीक है। तो इनके ऊपर जितनी भी मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसका अभी तक कोई प्रॉपर ये इसका सोल्यूशन नहीं निकल सका। हाँ, ये ज़रूर है, पैलिएशन उसको हम कह सकते हैं, या उसको हम ये कह सकते हैं कि उससे वक्ती फ़ायदा ज़रूर हुआ है। कोई टैबलेट्स वगैरह लेके कोई वक्ती उससे रिलीफ मिल गया, तो दैट इज़ नॉट ट्रीटमेंट। जो असल ट्रीटमेंट है वो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस जदीद दौर में भी इस बीमारी का प्रॉपर इलाज नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। असल में 3 जो कैटेगरीज में जो है ना आपको पता ट्रीटमेंट चलती है। एलोपैथिक सिस्टम है, हर्बल है, होम्योपैथिक सिस्टम है। ज़ाहिर है हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उसमें रोल प्ले करता है। एलोपैथिक सिस्टम में भी जो उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो काम करते हैं, मगर आई थिंक सो कि सक्सेस रेशो भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है जी। और अगर वो सर्जिकल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह के मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई सक्सेस रेशो कोई अच्छी है। मगर मैं अपने सिस्टम की बात करूँगा, बिकॉज आई एम होम्योपैथी फिजिशियन, तो उसमें हमारे पास इसकी ना कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। और इसमें जो मेरा सक्सेस रेट है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मोर देन 90% है। ऐसे लोग जो एक स्टेप भी नहीं ले सकते थे और पेन उनका मुख्तलिफ जितने भी पेन किलर्स हैं यूज़ होने के बाद वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो पेन भी ठीक हुआ और बाकी जो स्पाइन के इश्यूज़ हैं वो भी ठीक हुए और अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल जो है ना वो रिकवर हो गए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो जितने भी स्पाइन के इश्यूज़ हैं उनमें ज़्यादा एज के जो लोग हैं उनकी चूँकि इम्यूनिटी का एक सिस्टम होता है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी होती है, फिर उसके साथ उनका BMR भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका होता है, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं बॉडी का। तो उनको फूड भी इतनी अच्छी मतलब अगर इनटेक देंगे तो वो इतनी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती, या इस तरह के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत में और विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है। अब ऐसी सूरत में ये होता है कि जो पेशेंट है उसकी सबसे ज़्यादा जो केयर है, जिसको हम निगाहदाश्त बोलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट वो होती है कि जो अफेक्टिव हो जी। पेन को रिलीव करना और स्पाइन के प्रॉब्लम्स को हल करना और फिर उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली वो चल सके जा सके। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अब तक मेरे जो टेस्टिमोनियल्स में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे शामिल हैं कि जो अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हुए हैं, जिनमें भले उनका कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इशू था या थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस का इशू था या लंबर स्पॉन्डिलोसिस का इशू था या शियाटिक पेन था। तो इसमें मैनी टाइम्स हमने ये भी देखा कि जिसमें जो है ना उनकी नेक जो है ना वो स्टिफ हो जाती थी और उसमें कई लोगों के जो है ना वो शोल्डर फ्रीज हो जाना या नंबनेस आ जाती है, सुन्न हो जाना, टांगें बाजू उनका काम ना करना, तो पेन भी जो है ना इसका कंट्रोल नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे रब की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इसमें मेरा जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि द बेस्ट
मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो मैं रिकमेंड करता हूँ, और इसके ऊपर मेरी अपनी कोटेशन भी है कि कीप योर बॉडी पैरामीटर्स विद इन ब्रैकेट विद द सेफ, इफेक्टिव एंड मोबाइललेस मेथड ऑफ। इसी के साथ फरयाल चौधरी को इजाज़त दीजिए, और अगर इस बीमारी से कोई परेशान है, तंग है, या इस बीमारी में कोई मुब्तला है, तो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर लें। अल्लाह हाफिज़।